नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जिसमें उसके सदस्यों की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। सदस्य मतलब उस अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो उस देश के लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने चुनावों में भागीदारी लें तो उस लोकतंत्र को उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसी बढ़ते हुए लोकतंत्र का एक अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण पश्चिम बंगाल और हमें तमिलनाडु में देखने को मिला, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उच्च मतदान प्रतिशत हमें देखने को मिले, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्वतंत्रता के बाद अब तक का सबसे उच्च मतदान प्रतिशतों में से एक बताया। दरअसल हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 92% जो है वो वोटर्स देखने को मिले जिन्होंने मतदान किया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी लगभग 85% वोटर्स ने मतदान किया। अब इन दोनों जगहों पे एक खास बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों ही जगहों पे जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो कि हमारे लोकतंत्र की एक बहुत ही अलग प्रवृत्ति को दिखा रहा है। ये बता रहा है कि हमारे देश की आधी आबादी जो एक लंबे समय से नज़रअंदाज की जा रही थी, राजनीतिक भागीदारी से पीछे हट रही थी, लोकतांत्रिक भागीदारी में उनको स्थान नहीं दिया जा रहा था, अब वो लोकतांत्रिक भागीदारी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में हम इसे बंगाल और तमिलनाडु में हुए उच्च मतदान के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे देश के लोकतंत्र पे इसका क्या असर पड़ने वाला है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो इससे जुड़े स्टैटिक आर्टिकल्स हैं, जो हमारे संविधान में मेंशन है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी है ताकि हम आगे के प्रोसेस को समझ सकें। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में जो मतदान की व्यवस्था है उसमें चुनावों का संचालन करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इसे एक संवैधानिक निकाय के रूप में बनाया गया है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। अगर हम मतदाता भागीदारी की प्रवृत्ति की बात करें तो पिछले एक दशक में हम ये लगातार देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत में धीरे धीरे वृद्धि देखी गई है, यानी कि पिछले एक दशक में धीरे धीरे जनता में चुनावों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और वो मतदान में ज़्यादा बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहे हैं। अगर हम विशेष रूप से बात करें तो महिला मतदाताओं की भागीदारी में हमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और जो युवा मतदाता हैं, जो 18 से 25 वर्ष के मतदाता हैं, उनकी भी सक्रियता पिछले काफ़ी समय में काफ़ी बढ़ी। तो दोस्तों ये जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उच्च मतदान हुआ है, अगर हम उसके संभावित कारणों की बात करें तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कि इन दोनों ही राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ा मुकाबला है। अब बंगाल को अब देखें तो वो पूरा का पूरा एक पोलराइजेशन वाला स्टेट है। वहाँ पे जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको टारगेट करके टीएमसी इलेक्शन लड़ती है। बीजेपी ने भी इस बार टीएमसी को कड़ी टक्कर देने के लिए कई सारी चीज़ें शुरू की है। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से ये जो मतदान है वो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उच्च हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी कई सारी पार्टीज़ हैं। अब देखें तो जो एक्टर विजय हैं उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बनाई है और फिर चुनाव में पार्टिसिपेट किया है। तो जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसकी वजह से भी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तमिलनाडु में भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से मतदान काफ़ी उच्च हुआ है। दूसरा है स्थानीय मुद्दे। इन दोनों ही जगहों पे रोजगार, महंगाई और क्षेत्रीय पहचान को लेकर कई सारे मुद्दे उठाए गए और इन मुद्दों ने स्थानीय लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित किया है, जिसकी वजह से उनकी भागीदारी मतदान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखी है। ऐसा एक कारण हो सकता है। फिर इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस चुनाव से पहले कई सारी पहलें भी आयोजित की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थी स्वीप योजना। इसमें सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इसका फुल फॉर्म है और इस योजना के माध्यम से जो हमारे देश के वोटर्स हैं उनकी चुनावों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश में ये जो वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि देखने को मिली है उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि इन दोनों ही चुनावों में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही। वेस्ट बंगाल में तो लगभग 92% महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो चूंकि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जाहिर सी बात है इस बात का मतदान के पूरे कुल प्रतिशत पे भी असर पड़ा है और ये भी एक कारण है कि उच्च मतदान हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ दोस्तों इस चुनाव में जिस तरीके की डिजिटल जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया का जिस तरीके से अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, उसने भी इस उच्च मतदान में एक योगदान दिया होगा, क्योंकि हमारे देश का लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है और सोशल मीडिया कैंपेन्स के माध्यम से, अपने चुनावी प्रचार प्रसार के माध्यम से अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने-अपने जो वोटर्स के गुट होते हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि हमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान काफ़ी उच्च देखने को मिला है। अब इस पूरे घटना के कुछ संवैधानिक और विधिक आयाम हैं, हमें उसको भी समझने की ज़रूरत है। जैसे हमारे चुनाव आयोग की जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है। हमारे देश में जो भी मत देने का काम होता है, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 326 में।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जात कुछ भी हो, उसका लिंग कुछ भी हो, उसका जन्मस्थान कुछ भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति इन सब से परे सिर्फ 18 वर्ष या उससे ज़्यादा का है, तो फिर वो वोट देने के लिए योग्य है। उसकी बाकी कोई भी चीज़ नहीं देखी जाएगी, केवल उसकी उम्र देखी जाएगी, और इसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में है। और मैं आपको बता दूं कि मतदान का जो अधिकार है अभी भी हमारे देश में एक वैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यूपीएससी ने पहले भी ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछ लिया है कि मतदान का अधिकार हमारा कैसा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है या फिर लीगल राइट है। तो ये हमारा लीगल राइट है, ठीक है। अब ये जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव में हमें मतदान का बहुत ज़्यादा प्रतिशत देखने को मिला, इस घटना का हमारे लोकतंत्र के लिए क्या महत्व है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारी जो तैयारी है वो अधूरी रहेगी। तो हम इसके महत्व को समझते हैं एक-एक करके। सबसे पहले, जब भी किसी सरकार को बहुत ज़्यादा जन स्वीकृति मिलती है, तो फिर उस सरकार की जो वैधता है, जो लेजिटिमेसी है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। उच्च मतदान से सरकार की जन स्वीकृति मजबूत होती है। यानी कि अगर किसी सरकार को बहुत ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज मिला है, इसका मतलब ये है कि उस सरकार को जनता ने ज़्यादा बेहतर तरीके से स्वीकार किया। तो पहला महत्व तो ये है कि सरकार को वैधता मिलती है, लेजिटिमेसी मिलती है। दूसरा, उच्च मतदान का जो प्रतिशत है, ये एक समावेशिता को दर्शाता है, क्योंकि इस दोनों ही चुनाव में हमने देखा कि महिलाएं, ग्रामीण मतदाता और वंचित वर्ग, इन तीनों की भागीदारी बहुत ज़्यादा रही है। अब ये तीनों ऐसे वर्ग हैं जो हमारे मानव इतिहास के एक लंबे कालखंड तक समाज में हाशिए पर रहे, इनको नज़रअंदाज किया जाता है। अब इन वर्गों की भागीदारी अगर लोकतंत्र में बढ़ती है, तो लोकतंत्र और भी ज़्यादा प्रातिनिधिक बनता है। तो इसका दूसरा महत्व समावेशिता के संदर्भ में। तीसरा महत्व इसका ये है कि राजनीतिक जागरूकता अब हमारे देश के लोगों में बढ़ रही है। अब लोग मुद्दा आधारित मतदान कर रहे हैं। अब जो है वो आप देखें कि जात-पात या इसपे थोड़ा बहुत अब कम असर पड़ता है। अब जो लोग हैं वो मुद्दा आधारित मतदान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए हैं, वो कहीं न कहीं इस बात पर ज़ोर देता है। तो ये दोस्तों हमारे लोकतंत्र के हिसाब से कुछ महत्व थे, जो कि वर्तमान चुनावों के इन नतीजों से हमें देखने को मिले हैं। वर्तमान चुनावों में जो मतदान का प्रतिशत हमें बढ़ता हुआ दिखा है, उसकी वजह से हमें देखने को मिले। लेकिन इससे संबंधित हमारे देश में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, अच्छी बात है, हमारे देश में चुनाव के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे चुनाव में कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे ये दोनों जो चुनाव हुए हैं, इनमें शहरी क्षेत्रों में हमें कम मतदान देखने को मिला है। इसके अलावा इन चुनावों में फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार के भी कई सारे मामले देखने को मिले। इसमें धन और बल का प्रभाव भी हमें देखने को मिला कि धन के यानी कि लोगों को पैसे देके अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की गई। लोगों पे बल का प्रभाव करके, बल का इस्तेमाल करके जो है लोगों को अपने लिए वोट देने को मजबूर किया गया। तो ये भी कई सारी घटनाएँ हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ मतदाता सूची में कुछ हमें त्रुटियाँ भी देखने को मिली, जिसको लेकर कई सारे विवाद भी हुए। अभी आपने देखा कि बंगाल में जो एसआईआर चल रहा था, उस एसआईआर को लेकर भी कई सारी ऐसी घटनाएँ घटी। एक जगह पर तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स थे उनको ही बंधक बना लिया गया। तो ये एसआईआर भी काफ़ी विवादित रहा है ना? तो ये सारी चुनौतियाँ अभी भी हमारे देश में हैं। तो अगर हमें इन चुनौतियों से पार पाना है, तो हमें अपने देश में कुछ सुधार के उपाय करने पड़ेंगे। वो क्या-क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे पहले तो हम तकनीकी सुधार कर सकते हैं। जो ईवीएम है और जो वीवीपैट है, इनकी पारदर्शिता को हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश के प्रवासी मतदाता हैं, जो हमारे देश से बाहर रहते हैं, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में भागीदार बनना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं हमारे देश के इलेक्शंस में, तो उनके लिए हम रिमोट वोटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी कि वो जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ पे ही वो वोट डाल सकें और यहाँ के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकें। तो एक तो हम ये सुधार कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने देश में चुनाव के बारे में, चुनावी राजनीति के बारे में जागरूकता अभियान चला सकते हैं। और हाल ही में जो चुनाव आयोग ने स्वीप कार्यक्रम को चलाया था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। तो हम ऐसे कार्यक्रम को और ज़्यादा चला सकते हैं और स्वीप कार्यक्रम को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है स्वीप कार्यक्रम, इसके बारे में हालाँकि मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हमारे देश में लोगों की चुनाव में भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से ही लाया गया है। तो ऐसा अगर हम ऐसे और कार्यक्रमों को अपने देश में लाएँ, तो हमारे देश में जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की जागरूकता है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ हमारे देश में कुछ संस्थागत चुनौतियाँ हैं, यानी कि इन सब चुनौतियों से ऊपर हमारे देश में चुनाव से संबंधित कुछ संस्थागत चुनौतियाँ हैं, तो हमें उन संस्थागत चुनौतियों से पार पाना होगा। और ये संस्थागत सुधार क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमारे देश में जो चुनावी फंडिंग है, उसमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी। और इस संदर्भ में चुनाव आयोग ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसको असंवैधानिक घोषित किया है। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम हो सकता है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में ये प्रावधान था कि कौन किस पार्टी को कितना पैसा दे रहा है डोनेशन के माध्यम से, ये नहीं बताया जाता था, पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता था। तो इसी को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो असंवैधानिक घोषित किया, जो कि एक बहुत बढ़िया संस्थागत सुधार के तौर पे हम देख सकते हैं।
इसके अलावा जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार हैं, उन पर भी थोड़ी-सी सख्ती बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की बात करें, तो अभी भी हमारे देश में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा जो है, उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार का केस चल रहा है। वो किसी न किसी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि उनकी है। तो ये सारे सुधार हम अपने देश में कर सकते हैं, तभी जाके हमारे देश में जो चुनाव है, वो ज़्यादा निष्पक्ष हो पाएगा, चुनाव जो है, वो ज़्यादा पारदर्शी हो पाएगा। तो निष्कर्षतः दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो उच्च मतदान हुआ है, ये भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता को दिखाता है और हमारे देश में सक्रिय नागरिक भागीदारी की ओर संकेत करता है। अब हालाँकि हमारे देश में जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों से हमें पार पाना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको और ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं और उसके लिए हमें संस्थागत सुधार करने पड़ेंगे और लोगों में चुनाव के संबंध में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके जो प्रभाव है, वो प्रभाव और ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। तो ये दोस्तों हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है, उस परसेंटेज के बढ़ने के पीछे का क्या कारण है और इसका क्या प्रभाव हमारे देश के लोकतंत्र पे पड़ेगा, ये आपने समझा होगा। साथ ही साथ उन संवैधानिक आयामों को भी आपने समझा होगा जो इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अगर आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना है, तो आप इस मेंस के क्वेश्चन को लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है, उच्च मतदान प्रतिशत भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार सशक्त बनाता है? चुनौतियों और सुधारों पर चर्चा करें। इसके साथ-साथ आप इस यूपीएससी के प्रीलिम्स एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। सवाल है कि भारत में मतदान प्रवृत्तियों, संवैधानिक प्रावधानों और चुनावी सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? भारत में मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो सीधे संविधान के भाग 3 से प्राप्त होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक लीगल राइट है, एक वैधानिक अधिकार है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनावों के संचालन की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा है, उच्च मतदान प्रतिशत सदैव सत्ता विरोधी लहर का संकेत देता है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा विरोधी पक्ष को ही ज़्यादा मतदान मिलेगा तो ही वोटिंग का परसेंटेज बढ़ेगा। जो सत्ता पक्ष है, अगर वो अच्छा काम करे तो फिर उसको भी लोग ज़्यादा बढ़-चढ़ के वोट देके जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखें तो थोड़ा-सा अस्पष्ट तरीके से कहा गया है, इसलिए ये गलत है। फिर चौथा स्टेटमेंट है, स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता की जागरूकता बढ़ाना और उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। ये बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर टाइम पहले मैंने आपसे बात की। पाँचवा है, रिमोट वोटिंग प्रणाली वर्तमान में पूरे भारत में लागू की जा चुकी है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक सुधार है जो हमें करने की ज़रूरत है। हमारे देश में जो प्रवासी भारतीय हैं, जो हमारे देश से बाहर रह रहे हैं किसी काम की वजह से, कि अपनी नौकरी की वजह से, अगर वो भी लोकतंत्र में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हम ऐसे लोगों के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए रिमोट वोटिंग को शुरू कर सकते हैं। ये मैंने आपको सुधार के तौर पे बताया था। ऐसा नहीं है कि ये पूरे भारत में लागू है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। आपसे क्या पूछा गया, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो दूसरा सही था और चौथा सही था, बाकी पहला गलत था, तीसरा गलत था, पाँचवा गलत था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाता है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।